कवि सितांशु यशश्चंद्र ने इसकी भूमिका लिखी है। मैं इस भूमिका को पढ़ देना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर शुरुआत आज की संध्या की हो सकती है। बनारस के बावजूद सदानंद शाही की कविता की एक वाचना। तराशना जैसे शिल्पी की वैसे कवि की भी पहचान है। कवि का तराशना दो तरह से चलता है। कवि वाणी को तराशता है, वास्तव को भी। हमारे बस में आ गई जो व्यवहार पटु और व्यवहार विवश वाणी है, उसे उसकी परवशता पटुता से कवि विमुक्त कर देता है। दूसरी ओर हमें बस किए बैठ गया जो सत्ताशील वास्तव है, उससे कवि इंटरोगेट करता है, परिप्रश्न करता है। ऐसे दो प्रकार के कवि कर्म में से दो प्रकार के काव्य विचार या पोएटिक्स फलित होते हैं: रूप रचनानिष्ठ काव्य विचार और वास्तवनिष्ठ काव्य विचार। बहुसंख्य काव्य रचनाकार एक या दूसरे काव्य विचार में सीमित रह जाते हैं। सदानंद शाही का यह काव्य संग्रह, जिसके शीर्षक में ही संग तराश अर्थात शिल्पी का जिक्र है, कोई तीसरी काव्य मीमांसा को सहजता से निमंत्रित करता है। इस विलक्षण कवि का ऐसा विलक्षण निमंत्रण एक चुनौती भी है। चुनौती संग्रह के शीर्षक में ही छिपी बैठी है। संग तराश, जो बनारस की एक पवित्र सुबह अदृश्य हो जाने के पहले मौजूद था। बात तो संग तराश की है, लेकिन अब वो यहां नहीं है। अब वो मौजूद नहीं है, लेकिन पहले मौजूद था। यह विलक्षण संग तराश अब उपस्थित नहीं है, उसी बात में उसकी अनुपस्थिति का विमर्श उपस्थित हो जाता है। इस कवि की कविता अनुपस्थितिगत उपस्थिति, गैर मौजूदगी में बसी हुई मौजूदगी, अ प्रेजेंस इंश्राइंड इन एब्सेंस की कविता है। एक विलक्षण ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस इस संगतराश का है। सदानंद शाही के इस विग्रथनशील ग्रंथ की अनेक रचनाओं में यह अनुपस्थितिगत उपस्थिति की कविता कही गई है। तुम्हारे वसुधैव कुटुंबकम में हम कहाँ हैं में थर्ड जेंडर मानव का संदर्भ है और अनुपस्थिति की इस अस्तित्व मीमांसा का एक यह परिमाण है। गिद्ध काव्य में दूसरा, वह तीन नामों वाली लड़की में तीसरा और भी है। कवि का मर्मिला स्मित, एक डिफाइंट स्माइल इन सबों को जोड़ता है। कवि के पास क्या होता है, इस सवाल के से शुरू होती रचना में यह कवि कहता है, फकत कुछ शब्द और सच को सलीके से कहने का साहस, बस इतने से ही हिल जाते हैं झूठ के गढ़ और गढ़पति। इस संगतराश की ऐसी अस्तित्व मीमांसा कैसे आवश्यक बनी? शीर्षक में उत्तर है। बनारस की एक पवित्र सुबह अदृश्य हो जाने से पहले यह घटना घटी। अदृश्य होना इन रचनाओं का विषय नहीं है, बल्कि संगतराश मौजूद था, इसके बारे में ही अधिकांश रचनाएं यहाँ की गई हैं। मानो पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण ही रह जाता है। इस प्राचीन बात का अधुनातन अनुभव इन रचनाओं में ध्वनित होता है। रचनाएं वैसे आध्यात्मिक एवं अलौकिक नहीं है, पूरी लौकिक और स्थानिक है। प्रीति बाला की ही बात लें आप, उस नाम से रचना मत ढूंढिएगा, उसका शीर्षक तो है मंझली मामी। पूरी रचना में उपांत्य पंक्ति तक उसका नाम मछली मामी ही है। कैसी है मछली मामी बड़ी और छोटी मामियों के बीच भानजों की नजर में। वे जब ब्याह कर आई थी तब हम छोटे बच्चे थे। वे बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि उस बचपन में वे हमें मैदे के लोई की तरह लगती, गोरी चिट्टी और मुलायम, छू दो तो मैली हो जाए। रचना का आरंभ तो ऐसे ही होता है, सौंदर्य पूजन से। पर रचना आगे बढ़ती है। किस तरह सुंदरता को मैली करने में कसर नहीं छोड़ी गई। पति और पुत्र दोनों के हाथ उसकी बातें कहती कहती। सौंदर्य की अवदशा हम कैसे करते हैं, वो शार्ल बोदरेल ने ला एल्बेट्रॉस काव्य में अविस्मरणीय ढंग से बड़े संयम से सूचित किया है। मछली मामी एक हृदय द्रावक काव्य है, मुखर है। शराबी पति शराबी पुत्र दोनों ने जिस सौंदर्य को विनष्ट करने में कोई कसर न छोड़ी, उस मछली मामी को असहाय भांजा मरती चलती देखता है, परंतु ना मरती चलती नहीं, सुंदर न मिटती रहती देखता है। काव्य सौंदर्य नाश का भी है एवं सौंदर्य के अविनाशीपन का, सौंदर्य की शाश्वती का भी है। रचना का कथनकार कहता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी यह बीहड़ उजाड़ उनके सौंदर्य को उजाड़ नहीं पाया। उनके नितांत खाली हाथों और खाली जीवन में एक सरल मुस्कान बची हुई थी, सौंदर्य की मध्यम रोशनी बिखेरती। इसी से वे सभी अभावों, सभी विपत्तियों का करती रही सामना।
काव्यगत बालक मुखर है, कथन को शिथिल भी बना देता है और पाठक को लगता है काश वो संगतराश यहाँ मौजूद होता तो यह काव्य अधिक सुंदर बनता। कथक हमें बताता है कि एक दिन उनकी परं उस सुंदर परंतु दुर्भागी स्त्री की जुबान पर एक फुंसी निकल आई और देखते देखते कैंसर में बदल गई। इलाज शुरू हुआ, लगातार कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की कष्टप्रद प्रक्रिया, दर्द का इलाज, इलाज का दर्द, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। इस बेइंतहा दर्द के भीतर लगातार बनी रही उनकी मुस्कुराहट, न गिला न शिकवा, बस मुस्कुरा देना। पति, पुत्र और व्याधि तीनों मजली मामी के सौंदर्य के घातक थे, परंतु वो स्त्री स्वयं सौंदर्य की रक्षक रक्षक थी, मानो अपने देह सौंदर्य की ही नहीं, सौंदर्य तत्व की भी। इसी में यह काव्य की अप्रतिम शोभा है, अपना विलक्षण सामर्थ्य है। बीमारी आखिरी स्टेज पर पहुंच गई थी। कहते हैं एक रात वे चुपके से उठी और देर तक ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी काजल लगाती रहीं। अपनी सुंदर आंखों को काजल से सजाना उन्हें बेहद पसंद था। वे आखिरी सांस तक लगाती रही काजल। पानी और काजल के अलावा कोई सौंदर्य प्रसाधन नहीं था उनके पास और न ही जरूरत थी। जब वे गईं तो उनके बिस्तर पर दो ही चीजें छूट गई थी, एक छोटा सा कजरौटा और एक करुण सी मुस्कान। जब वे ले जाई गईं अंतिम यात्रा के लिए, छोटी गंडक के किनारे साथ साथ चली जा रही थी वह करुण मुस्कान। इस रचना का अंत सुग्रथित वाकई सुंदर बन सका है इन शब्दों से। उनके मृत्यु भोज के लिए सफेद कागज पर शोक संदेश मिला, तब जाकर मालूम हुआ कि जिन्हें हम सिर्फ मंजली मामी के नाम से जानते आए हैं, उनका नाम प्रीति बाला है। मछली मामी से प्रीति बाला तक की यह व्यथा कथा एक सौंदर्य यात्रा भी बन सकी है। इसमें कवि सदानंद शाही की कविता का सही परिचय है। कवि सदानंद शाही की कविता का और आज की विश्व कविता का एक यक्ष प्रश्न यह है कि जब हमारी वाणी ही मूक हो जाए, आदमी की या औरत की जबान चुप हो जाए, तब कवि तराशे किसे? पत्थर पिघल जाए तब क्या शिल्प, क्या शिल्पी? इसी तरह जब बनारस की कोई पवित्र सुबह कोई संग तराश अदृश्य हो जाता है, फिर भी यह कवि बिना अंतराल कहता है संग तराश जो बनारस की एक पवित्र सुबह अदृश्य हो जाने के पहले मौजूद था। यह इस कविता का क्रिएटिव टेंशन। इसी सृजनात्मक तनाव को गुजराती कवि प्रियकांत मणियार स्मरणीय काव्य पंक्ति में आलेखित करता है। मारे तो वायुना शिल्प कोरमा, मुझे तो वायु के शिल्प तरासने। सदानंद शाही की रचनाएं एक हमारे आज के वायव्य वास्तव को तराशती हैं। एक अलग सा बहुस्वर कवि कर्म सदानंद शाही ने अपने लिए चुना है। उसे कभी वो खुलेआम कह देते हैं, कभी बखूबी थोड़ी हंसी के साथ कहते हैं। क्वचित जैसे कविवर केदारनाथ सिंह की स्मृति में लिखी अनूठी रचना में बड़ी गहराई से। कुछ रचनाएं देखें। खुलेआम कहती है रचना, सीधा प्रहार करती है। आप अपनी कविताओं के मधुवन में विहार कीजिए, मेरी कविताएं बाधा डालने नहीं जाती। मेहरबान, मेरी कविताओं को बियाबान में भटकने दीजिए, नंगे पांव कुश कांटे में चलने दीजिए। लेकिन कवियों की जिम्मेदारी जैसा शीर्षक देखकर अगर पाठक सपाट बयानी के अभिधा प्राधान्य के काव्य दोष लिए सज्ज हो जाएं, तो उसे इस कवि का स्मित एक अनूठा काव्यानंद देगा। रूप निर्मिति की चुनौती इस कवि ने जिस ढंग से पहचानी है, वो ही उन्हें मजली मामी के मूल नाम तक और कवियों के मूल काम तक पहुंचने का सामर्थ्य देती है। शीर्षक भले ही हो कवियों की जिम्मेदारी, लेकिन रचना का रूप देखिए, बल्कि सुनिए। जब डॉक्टरों ने फोन उठाना बंद कर दिया हो, प्रेमिकाओं ने साध ली हो अनंत चुप्पी, दोस्त दुबक गए हों दड़बों में, बेहद अपने भी पराये लगने लगे हों, ऐसे में कवियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जरा फिर से पढ़िए। डॉक्टर, प्रेमिका और दोस्त, तीनों की कौन कौन सी जिम्मेदारियां थी जो अब बनारस की पवित्र सुबह के बाद, उसके बावजूद इस नए कवि को उठानी है। अब आलोचना के किसी बॉक्स में यह कवि फिट नहीं होता है, यही उसकी पहचान है। स्वयं इस बात से वह सभान है। मेरे ईश्वर से बहस करते हुए वह कहता है, हे मेरे ईश्वर, तुमने मुझे ऐसा क्यों बना दिया कि मेरे लिए समय की हर चादर छोटी पड़ जाती है। अंत में सदानंद शाही जिस उत्तम कवि के अंतेवासी से थे, उस कविवर केदारनाथ सिंह के निधन पर लिखी एक अनूठी रचना देखें और सोचें कि सच्चा संग तराश बनारस की एक सुबह अदृश्य हो जाने के पहले कैसे मौजूद था और शाम ढलते कैसे अवश्य हमारे बीच नंगे पांव कुश काटे में हमारे साथ चलने के लिए लौट आएगा। बनारस के कवि, कवि केदारनाथ सिंह के लिए।
जब बसंत उतरेगा अगली बार, उसका पता कौन बताएगा? टमाटर बेचने वाली बुढ़िया के गाल पर ढुलक आए हैं आंसू, उसका उनका वजन कौन बताएगा? बेटियां ही नहीं, धरती की चींटियां भी रो रही हैं। इस रुलाई का हिंदी अनुवाद कौन करेगा? जबकि तुम जानते थे, जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। इस घड़ी जबकि सृष्टि पर पहरा किसी भी समय से ज्यादा जरूरी था, यूं सबको निहत्था छोड़कर तुम्हें नहीं जाना था बनारस के कवि। संझा भाषा संझा भाषा के सायुध हस्त कवि का उभरते अंधकार में स्वागत। शतांशु यशस चंद्र। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और